student, today we start the new chapter, chapter number 2, application of derivatives. पेपर 2 का ये दिया हुआ है. पेपर 1 का पहला जो चैप्टर था वो कौन सा था अपना? डिफरेंशिएशन था. डिफरेंशिएशन में क्या किया अपन ने? डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किया. तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स. ओके, डेरिवेटिव्स मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी आप वहां क्या निकाल देते हैं? डी वाई बाई डी एक्स. आपका फंक्शन अगर y में दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो आप उसका क्या करते हैं? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते थे और डी वाई बाई डी एक्स. तो अपने को सभी के डेरिवेटिव्स मालूम है. आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैसे लेते हो आपको मालूम है. साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है? कॉस एक्स होता है. कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है. tan x का डेरिवेटिव सभी के आपको डेरिवेटिव्स आप लोगों ने देखे हुए हैं. एक्स टू द पावर n वगैरह सबके डेरिवेटिव्स की जो बेसिक फॉर्मूलेस थे, उनके बेसिक कुछ रूल्स थे, वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से स्टडी किया हुआ है ना. तो जो भी आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है उसका यहाँ पर क्या करना है? अपने को यूज करना है. इसीलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ डेरिवेटिव्स. क्या हो जाएगा? यूज ऑफ डेरिवेटिव. तो अपन डेरिवेटिव्स का कहां कहां यूज कर सकते हैं? तो बोर्ड पे मैंने कुछ एरियाज लिखी हुई है, यहां पर अपन डेरिवेटिव्स का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. है ना. पहला जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. यानी मुझे अगर एक कोई टेंजेंट है, उस टेंजेंट का मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है, या वहां पर कोई नॉर्मल है उसका क्या करना है? मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है. तो फिर मैं यहाँ पे करूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो इन दोनों का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत गिरेंगी? डेरिवेटिव्स की जरूरत गिरेंगी. क्यों? क्योंकि इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो आपको स्लोप लगेगा. अरे में इक्वेशन अगर फाइंड आउट करना है तो क्या लगेगा अपने को? स्लोप. और वो स्लोप कहां से मिलेगा अपने को? डेरिवेटिव्स का यूज करके अपने को क्या मिलेगा? वो स्लोप अपन क्या करेंगे? फाइंड आउट कर सकते हैं. है ना. तो ये फाइंड आउट करने के पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए पहले अपने को उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो अपने को स्टडी करना पड़ेगा. आई बात ध्यान में. ओके, फिर बाद में दिया हुआ है सेकंड नंबर का पॉइंट दिया हुआ है डेरिवेटिव्स एज अ रेट ऑफ मेजर. क्या दिया हुआ है? डेरिवेटिव्स एट अ रेट ऑफ मेजर. अब ये रेट ऑफ मेजर में क्या होता है? ये रेट जो है ना, ये बहुत काम का वर्ड है. अगर में जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रेट कितना काम का वर्ड है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में समझ लो यहाँ पे एक स्पीयर दिया हुआ है. अगर में स्पीयर के डायग्राम तो ऐसे ही निकाल पाएंगे अपन. तो ये जैसे आपको एक स्पीयर यहाँ पर आपको दिया हुआ है और इस स्पीयर का क्या किया मैंने? रेडियस बढ़ा दिया. तो देखिए जो स्पीयर का रेडियस बढ़ाएंगे तो नेचुरली उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा. और अगर मैं रेडियस कम करता हूं तो वॉल्यूम बोलो या उसका सरफेस एरिया बोलो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. है ना. मतलब रेडियस बढ़ाता हूं तो एरिया बढ़ता है, रेडियस कम करता हूं तो एरिया भी क्या होता है? कम होता है. मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है. अगर समझ लो मेरे पास में ये स्क्वायर दिया हुआ है और ये स्क्वायर की अगर मैं साइड बढ़ा देता हूं, जैसे कि साइड अगर समझ लो अभी एक्स लिया हुआ है, साइड अगर मैंने उसकी बढ़ा दिया तो नेचुरली उसका एरिया बढ़ जाएगा. अगर मैं साइड कम करता हूं तो एरिया भी क्या होता है? कम होता है. अब मेन चीज है इसमें कि जो रेशियो से जिस प्रोपोर्शन से अपन साइड बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन से एरिया बढ़ेगा. ऐसा तो नहीं कि मैं उसका 1 सेंटीमीटर अगर मैं एरिया बढ़ा रहा हूँ, साइड बढ़ा रहा हूँ, तो एरिया क्या 5 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ेगा क्या? नहीं. जैसे आप इंक्रीज करोगे, साइड इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे एरिया भी क्या होते जाएंगे? उसका इंक्रीज हो जाएगा. मतलब दोनों एक दूसरे पे क्या है? वो डिपेंड है. तो वो पूरे प्रॉब्लम की स्टडी अपन किसके अंदर करेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ रेट ऑफ मेजर. अब ये रेट ऑफ मेजर करने के लिए आपको फॉर्मूले कुछ पता होना चाहिए. तो आपने 10th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्रिकल शेप से जो रिलेटेड फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं. कौन कौन से फॉर्मूलेस होना इसके लिए? अपने को एरिया ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूले होना, रेक्टेंगल वाले होना, स्पीयर वाले होना. आइदर में तो ये जो अपने को वर्टिकल कोन, तुम्हारा एक राइट सर्कुलर कोन जो है, सिलेंडर है, इनकी फॉर्मूलेस अपने को लर्न होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अपन वो फॉर्मूले लिख के उनका क्या करेंगे? यहाँ पे अपन डेरिवेटिव्स लेंगे. है बात ध्यान में. तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि रेट ऑफ मेजर के लिए अपने को किन चीजों की जरूरत है और उसके अंदर अपन कौन कौन से प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे. फिर आता है अपने पास में अप्रोक्सीमेशन. अब ये अप्रोक्सीमेशन आप सभी को समझता है. अरे में अगर मुझे मालूम है कि साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कोई भी बता सकता है.
तो आप मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 बता दोगे। लेकिन अगर किसी ने मुझे पूछा कि साइन 32 डिग्री की वैल्यू, अब साइन 32 डिग्री की वैल्यू मुझे पता नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन 30 डिग्री हो गया आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज अपने को लर्न है आइदर में, क्योंकि ये थोड़े पास स्टैंडर्ड एंगल दिए हुए हैं। लेकिन साइन 32 डिग्री की वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा आइदर में। जैसे लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्सपोनेंशियल की e रेज़ टू द पावर 2 की वैल्यू अपने को मालूम है, लेकिन e रेज़ टू द पावर 2.5, 2.1 की वैल्यू अपने को मालूम नहीं है। वो पूरा किसके अंदर आएगा? ये अप्रोक्सीमेशन के अंदर आएगा अरे में। फॉर एग्जांपल अगर समझो आप कोई कैलकुलेशन करते हो और वो कैलकुलेशन का आंसर अगर आपका आ रहा 3.2589 अगर आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं? इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट करते हैं, मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद में जो डिजिट लिखे हुए हैं इसको आप क्या करते हैं? धीरे धीरे ट्रंकेट करके लाते हो, बराबर है। अब ये 9 है, 9 है तो ये 9 हो जाएगा क्योंकि एक डिजिट इंक्रीज हो जाता है। फिर ये 9 हो गया तो फिर ये बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6, एंड आप क्या लिखोगे? 3.26, और ये क्या हो गया आपका? अप्रोक्सीमेट हो गया। अप्रोक्सीमेट के लिए ये भी सिंबल चलता है और ये भी सिंबल चलता है, दोनों सिंबल आपके पास में अप्रोक्सीमेट को दिया हुआ है। आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला सिंबल ज्यादा तौर पे यूज किया हुआ है बदल में। तो इस तरीके के जो रहेंगे, ओरिजिनल आंसर आपका कितना आया था? 3.2589 आया था, लेकिन आपको क्या करना था? अप टू द 2 डेसिमल फाइंड आउट करना था, तो आपका आंसर कितना हो गया? 3.26। इसमें और इसमें डिफरेंस है, दोनों एग्जैक्ट है क्या? नहीं है, लेकिन ये जो 3.26 है ये इसके काफी नजदीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेट, यानी जो भी करना है उसके नजदीक की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में रोलेस थ्योरम एंड एलएमवीटी थ्योरम। रोलेस थ्योरम और एलएमवीटी थ्योरम की कुछ कंडीशंस दी हुई है। मैं एक आधा फंक्शन मेरे पास में दिया हुआ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और उस फंक्शन से रिलेटेड अगर मुझे चेक करना है कि जो भी मेरा फंक्शन है वो फंक्शन इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता कि नहीं करता। यानी अगर मुझे एक आधा फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके से, मेरे पास में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 6, और इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है 0 to 6 दिया हुआ है। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इस इंटरवल के लिए रोलेस थ्योरम की कंडीशन और एलएमवीटी थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई करता कि नहीं करता, वो अपने क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। रोलेस थ्योरम की भी आपको कंडीशन दी है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, डिफरेंशिएबल है क्या, उसके बाद में ये इंटरवल पे उसके एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आता क्या, फिर सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस दी हुई है रोलेस थ्योरम के अंदर। सेम कंडीशन एलएमवीटी थ्योरम में भी दी हुई है। एलएमवीटी थ्योरम का लॉन्ग फॉर्म है लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। अगर इसमें भी 2-3 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं आपको, चेक द कंडीशन और चेक वेदर द कंडीशन इस दिस फंक्शन इज सेटिस्फाई रोलेस थ्योरम और नॉट, या वेरीफाई वगैरह, इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी। फिर बाद में आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ लो ये मुझे फंक्शन दिया हुआ है और ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर इंक्रीज हो रहा कि डिक्रीज हो रहा मुझे चेक करना है। इंक्रीज हो रहा तो कौन से पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा तो कौन से पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है, वो उस सभी की स्टडी अपन ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में करेंगे। तो इसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं पास में, एक आता मोनोटोनिक या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उस टाइप के प्रॉब्लम में आएंगे। और एक सिंपल आता है इंक्रीजिंग, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों के अंदर। जब अपन इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तब आपको पूरी तरीके से समझा के दूंगा कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरह अपन चेक करते हैं। ओके, फिर दिया है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब, आपको मैक्सिमा मतलब आपको सभी को समझता है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमा बोले तो कौन सी वैल्यू निकलना है? मिनिमम वैल्यू। एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है और चेक करना है कि ये जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है, मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इस इंटरवल में कहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या मिल सकती है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, और फिर वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेंगी वो भी अपन इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये इतने सारी यहाँ पे फील्ड्स दी हुई है, इतने सारे एरियाज दिया हुआ है, इस एरिया के अंदर अपन क्या करेंगे? डेरिवेटिव्स का क्या कर सकते हैं? अपन यूज कर सकते हैं। आई बात ध्यान में, समझ आ गए? एकदम इजी चैप्टर है और इसके अंदर डेरिवेटिव्स भी बहुत सारे, कोई कॉम्प्लिकेट वाले डेरिवेटिव्स लेना नहीं है, सिंपल सिंपल डेरिवेटिव्स आपको लेना है। बेसिक फॉर्मूले आपको डेरिवेटिव्स के पता होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूले नहीं भी पता आपको तो भी चलेगा, उसका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन बेसिक फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए। आई बात ध्यान में। और डेरिवेटिव्स कैसा लेते हैं ये भी आपको रूल्स उसके क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। इतनी अगर आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड अगर इतनी अगर आपकी स्टडी है
तो आपको इसमें एक भी जगह प्रॉब्लम जाएगा नहीं। हाँ, सिर्फ परेशानी कहाँ जाएगी इसके अंदर कि आपको जो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है उस प्रॉब्लम्स का आपको डिकोडिंग करते आने को ना, कि वो प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या है और अपने को क्या फाइंड आउट करना है। आइदन में ये जो मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन ये स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आइदन में क्योंकि ये स्टार्ट करने के पहले आपको इसका क्या देखना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको इसका देखना पड़ेगा। आइदन में तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। बोर्ड के ऊपर मैंने हेडिंग लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन ज्योमेट्री। ओके, इसके पहले अपने पूरी फील्ड देखा कि कहां कहां पे अपने को डेरिवेटिव्स का यूज करना है। ओके, पहला उसमें पॉइंट था फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए अपने को ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन ज्योमेट्री। आइदन में तो इसका मतलब क्या होता है अपन देख लेंगे अभी। अब मेरे पास में एक दिया हुआ है कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द कंटिन्यूअस फंक्शन। आइदन में तो कोई भी एक आधा फंक्शन मेरे पास में दिया हुआ है तो उस फंक्शन का क्या करता हूं मैं, यहाँ पे ग्राफ निकाल लेता हूं। आइदन में कोई भी फंक्शन रहेगा तो उसका ग्राफ रहेगा ना, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द कंटिन्यूअस फंक्शन। आइदन में द ग्राफ ऑफ द कर्व इज शोन इन XY प्लेन। XY प्लेन के अंदर मैं क्या निकालता हूं, उसका ग्राफ निकालता हूं। आइदन में तो ये समझ लो उसका ये ग्राफ हो गया। इस फंक्शन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आइदन में ओके, कोई भी अपन फंक्शन लेंगे तो उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनता ही आपको पता ही है, आपने उसके बारे में स्टडी किया हुआ है। आइदन में तो फंक्शन कोई भी रह सकता है, आपका लॉगरिथम फंक्शन रह सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रह सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, अलजेब्रिक फंक्शन, रैशनल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन आपको पता है, उसमें से कोई भी एक आधा फंक्शन आपका दिया हुआ है। तो उस फंक्शन का क्या किया मैंने, ये XY प्लेन में क्या निकाल लिया, उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ निकाल लिया। फिर यहाँ पे क्या करता हूं मैं, दो पॉइंट लेता हूं। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे A ले लिया, ये एक पॉइंट लिया जिसका नाम मैंने P दे दिया, और एक पॉइंट लेता हूं, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, Q दे दिया। P एंड Q बी द टू पॉइंट ऑन द कर्व। पहला क्या बोला मैंने, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द कंटिन्यूअस फंक्शन, द कर्व ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन और द कर्व ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज इन XY प्लेन। ओके, P एंड Q बी द टू पॉइंट ऑन द कर्व। P और Q मैंने दो पॉइंट ले लिए कर्व के ऊपर। फिर ये P पॉइंट से मैंने क्या किया, इस x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। P पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर क्या किया मैंने, ड्रॉ कर दिया है ना। और समझ लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका A हो गया। कितना पॉइंट हो गया आपका, ये A पॉइंट हो गया। फिर उसी तरीके से मैंने Q से भी क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। Q पॉइंट से भी मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर मैं अब ये जो P पॉइंट और Q पॉइंट है, इसके बीच में यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो समझ लो h है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, h हो गया। इसका ही मतलब Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा। बराबर है ना। देखिए ये P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये a पॉइंट हो गया। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस h है, मतलब ये जो PQ पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, a प्लस h। अब मुझे P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मालूम गिर गया, Q पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट मालूम गिर गया। अब मुझे इनका y कोऑर्डिनेट निकालना है। P पॉइंट का मुझे क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये a वैल्यू इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा। इसके अंदर क्या करूंगा मैं, पुट करूंगा। यानी कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है तो x की वैल्यू a है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले स्टडी कर लेंगे अपन। व्हेन x इक्वल टू a, y इक्वल टू एफ ऑफ a, क्योंकि यहां पर मैं वैल्यू क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। x की वैल्यू कितनी है, a, तो यहां पे मैं पुट कर दूंगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ a। यानी P पॉइंट जो है, उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास में, a और एफ ऑफ a हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं Q के भी निकाल सकता। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो व्हेन x इक्वल टू a प्लस h, x इक्वल टू a प्लस h,
तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा फिर y इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। इसका मतलब Q पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है a प्लस एच, और ये क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये हो गया इसका Q पॉइंट के P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और ये किसके हो गए Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। आया ध्यान में? ओके, फिर अब अपने को आगे इसकी थोड़ा सा देखना है, और अपने को ओके समझ गया यहाँ तक। अब ये जो मेरे पास में दो पॉइंट है P पॉइंट और Q पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या कर लेता मैं ज्वाइन कर लेता हूं। जब ये दोनों पॉइंट अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो ये क्या हो गया मेरा कॉर्ड हो गया, पी क्यू क्या हो गया कॉर्ड हो गया। अब ये जो कॉर्ड है मेरे पास में, इस कॉर्ड के मुझे क्या करना है इक्वेशन फाइंड आउट करना है। आइए में तो क्या करेंगे अपन, ये जो कॉर्ड मेरे पास में पी क्यू कॉर्ड दिया हुआ है, पहले मैं इसके स्लोप फाइंड आउट कर लेता हूँ। पी क्यू कॉर्ड है उसकी क्या कर लेता मैं स्लोप फाइंड आउट कर लेता। आइए में तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास में ए एफ ऑफ ए दिया हुआ है, क्यू के क्या है ए प्लस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच। फिर आपको मालूम है कि अगर आपके कोई लाइन बोलो या अगर वो दो पॉइंट में से पास हो रहा तो उसके स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट देन वी हैव टू फाइंड आउट देयर स्लोप। ओके, तो लाइन अगर दो पॉइंट में से पास हो रही, समझ लो आपका जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड के मुझे स्लोप निकालना है। तो ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं बोल देता हूँ x1 y1, एंड ये हो गया मेरा x1 और ये हो गया मेरा y1। इसको मैंने बोल दिया x2 और y2 बोल दिया। अगर में फिर स्लोप फाइंड आउट कैसे करते हैं आपको पता है, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ कॉर्ड की मुझे क्या निकालना है स्लोप निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। एंगल अगर दिया हुआ है तो tan थीटा यूज करते थे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। जनरल इक्वेशन अगर लाइन का दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला यूज करते थे जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल। तो उसी तरीके से मुझे अगर दो पॉइंट दिए हुए और उस पॉइंट में से मेरा जो कॉर्ड है उसका स्लोप फाइंड आउट करना है, तो मैं यूज करूंगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी मेरे पास में, ये वैल्यू y2 की है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस y1 कितना है एफ ऑफ ए अपॉन x2 की वैल्यू है ए प्लस एच माइनस x1 की वैल्यू कितनी है a है, ये a और ये a क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। ये दोनों यहां से a और a कैंसिल होने के बाद में जो बच जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, फिर आपके पास में रह गया एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। ये क्या हो गया आपका स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू। अब देखिए ये जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट धीरे धीरे कॉर के ऊपर P के तरफ आ रहा है। द पॉइंट Q मूव टुवर्ड्स द P ऑन द कॉर, एंड ये पॉइंट यहां पर आ गया, समझ लो ये पॉइंट यहां पर आ गया। ये ऐसा धीरे 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 Q पॉइंट जो है वो किसकी तरफ अप्रोच हो रहा है, P के तरफ अप्रोच हो रहा है। द पॉइंट Q अप्रोच टुवर्ड्स द पॉइंट P अलोंग द कॉर, वो कॉर के ऊपर चलते आ रहा है। तो देखिए जैसे ये Q पॉइंट इधर आते जाएगा, वैसे से पहले यहाँ पर एक Q पॉइंट आपका ये एक बन गया डायग्राम, फिर ये यहाँ पर आएगा कॉर्ड ऐसे बनेगा, बराबर है ना। तो धीरे धीरे आपका जो Q पॉइंट है वो किसके तरफ आ रहा है, P के तरफ आ रहा है। तो जैसे P के तरफ आते जाएगा तो वैसे वैसे ये जो डिस्टेंस है ये कम होते जाएगा। अरे में पहले H की वैल्यू इतनी थी, फिर ये H की वैल्यू यहां तक हो जाएगी, तो धीरे धीरे H की वैल्यू क्या होती जा रही, कम होती जा रही। यानी जैसे आपका ये जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट किसके तरफ मूव हो रहा, P के तरफ मूव हो रहा ऑन द कर्व। उसी समय H की वैल्यू कहाँ जा रही, कम होते जा रही ना। फिर धीरे 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 ये Q पॉइंट अगर यहाँ पे आएगा, समझ लो यहाँ पर अगर H की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.5, 0.2, 0.1, ऐसे करते करते H की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। जब H की वैल्यू धीरे धीरे कम होती, इसका मतलब H किसके तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है ना। पहले 5 थी, फिर 4 हो गई, फिर 3, 2, तो धीरे धीरे H कम होते जा रहा है।
तो इसका मतलब जैसे क्यू पी की तरफ अप्रोच होगा उसी तरीके से एच धीरे धीरे किसकी तरफ अप्रोच होगा, जीरो की तरफ चले जाएगा। अरे मैं यानी क्यू जो है वो पी के तरफ जा रहा, तो एच कहाँ जा रहा, जीरो के तरफ। तो ये जो मेरा है इसका मैं लिमिट ले लेता हूँ, यानी इसको अगर मैंने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया तो अब देखिए आपका ये कॉर्ड इस तरीके से बन गया। इसको समझ लो मैं सेकंड के फॉर्म में लिख दिया, तो ये ऐसा चले गया, इस पॉइंट में से पास हो रहा, तो इस तरीके से धीरे धीरे वो क्या होते जा रहा है, क्यू पॉइंट जो है वो पी की तरफ अप्रोच हो रहा है। अरे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर, अभी जैसे स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू था, तो कॉर्ड को ही मैंने किसके फॉर्म में कर दिया, सेकंड के फॉर्म में कर दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्लोप ऑफ सेकंड पी क्यू इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ, धीरे धीरे क्योंकि इसको एक लिमिट है, ये एच धीरे धीरे कहां तक जाएगा, जीरो तक जाएगा, उसके उधर जाएगा नहीं। आई बात ध्यान में। तो उसका क्या लिया अपने, कॉर्ड ले लिया उसका। ओके, तो ये हो गया आपका लिमिट एच टेंस जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। फिर आपने फर्स्ट प्रिंसिपल देखा 11th में, टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये जो आपको दिया हुआ ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये इट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया मेरे पास में, फिर स्लोप ऑफ सेकंड पी क्यू हो गया, ये धीरे धीरे यहां तक आ गया। फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये इस तरीके से हो जाएगा। मैंने अगर मैं इसकी अलग से डायग्राम निकालना है तो आपको अलग से डायग्राम निकाल के दो, ये आपका क्यू पॉइंट, ये पी पॉइंट, धीरे धीरे ये इधर आ रहा है, तो अब ये एक समय में इस तरीके से चले जाएगा। मतलब एक पॉइंट में क्या कर रहा, वो आपका जो सेकंड पी क्यू था वो सेकंड पी क्यू कहां कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। इसका ही मतलब मैं लिमिट क्यू टेंस टू पी स्लोप ऑफ सेकंड पी क्यू, इसकी जगह क्या लिख दूं फिर मैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट पी क्यू दैट इज इक्वल टू, और ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से ये क्या हो गया, एफ डैश ए, क्या हो गया आपका ये एफ डैश ए। इसका ही मतलब आपका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। एफ डैश ए, एफ डैश ए का ही मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो स्लोप फाइंड आउट करना है तो ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे अपन, यूज करेंगे। है ना। तो ये जो पूरा आपको एप्लीकेशन समझा के दिया, इसका मेन मकसद ये था कि हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कोर इज गिवन। कोर का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो उस कोर के इक्वेशन पे से स्लोप कैसा फाइंड आउट करते हैं वो आपको ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है ना। यानी मेन जो आपका था, मेन आपका यही था, स्लोप कैसे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। स्लोप को ही दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइनल जो आपका लिखा हुआ है वो है आपका स्लोप, जिसको मैंने एम बोल दिया, और वो हो गया डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। पूरे ज्योमेट्रिकल मीनिंग का ये मेन कंसेप्ट था, कौन था, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। है ना। तो स्लोप फाइंड आउट करने का एक और अपने को तरीका मिल गया, इसको कैलकुलस मेथड बोलते हैं। कौन सी मेथड, कैलकुलस मेथड। ये पूरा आपका था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन ज्योमेट्री। आयतन में तो पूरा उसका जो पूरा कंसिडरेशन था वो किसके अंदर आ गया, पूरा इसके अंदर आ गया कि हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप इफ द इक्वेशन ऑफ द कोर इज गिवन। ये उसकी प्रोसीजर है। आयतन में इसको अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आयतन में फिर अपना नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। ओके, तो आपने इस तरीके से क्या किया, इसका स्लोप फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उसकी बात करते हैं अपन। स्लोप कैसा फाइंड आउट करते हैं आपको मालूम है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्लोप। स्लोप को डिनोट करते हैं एम से, और उसका फॉर्मूला हो गया डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। अब मुझे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। थोड़ा सा ध्यान रखिए तो आप लोगों को सभी समझ में आ जाएगा कि हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिए ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट मतलब लाइन ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, द लाइन टच द कोर और इंटरसेक्ट द कोर एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। लेकिन टेंजेंट जो है अल्टीमेटली क्या है, वो लाइन ही है।
फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में एक सर्कल दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, सर्कल एंड लाइन, सर्कल एंड लाइन। अब ये लाइन थोड़ी सी ऊपर आ गई, इस तरीके से टच करके चले गई, तो अब ये जो लाइन है ये काय में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सर्कल एंड लाइन। अभी इसमें अपन सर्कल और लाइन ही बोलेंगे, इसको टेंजेंट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इस लाइन ने सर्कल को टच किया हुआ नहीं है, इसने सर्कल को क्या कर दिया, टच कर दिया। इसका ही मतलब वो जो लाइन थी, ये लाइन कहाँ कन्वर्ट हो गई, टेंजेंट में। तो टेंजेंट मतलब क्या है, लाइन ही है। टेंजेंट मतलब क्या है, लाइन। तो लाइन का इक्वेशन कैसा निकालते हैं अपन ने 10th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है। टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इफ द पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन, इफ द पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन। पॉइंट अगर समझ लो मेरे पास में दिया हुआ है x1 y1 और स्लोप क्या दिया हुआ है m, तो अपन इक्वेशन निकाल सकते थे। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है कि टेंजेंट इज नथिंग बट द लाइन। तो क्या फॉर्म है आपके पास में, y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। ऐसा में तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट इज x1 y1 एंड स्लोप इज m। अगर आपके पास में ये अगर दिया हुआ है और किसी ने आपको बोला कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आप समझ लेना कि टेंजेंट मतलब क्या होता है, लाइन होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग स्लोप m, जो आप 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हो। तो क्या उसका इक्वेशन बन जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो आपको दो चीजें पता होना चाहिए, एक पॉइंट और दूसरा क्या होना चाहिए, स्लोप। ये दो चीज अगर आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। में अब आएंगे अपन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के तरफ। ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में भी आपका पॉइंट दिया हुआ है P x1 y1 और स्लोप कितना रहेगा m। तो पहले अपन नॉर्मल मतलब क्या हुआ समझ लेते हैं। टेंजेंट मतलब तो आपको समझ गया, टेंजेंट मींस इट इज द लाइन वी टच और इंटरसेक्ट द कर्व एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो ये आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। नॉर्मल मतलब क्या होता है, इट इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। It is a line which is perpendicular to the tangent at the point of contact। अब ये जो P है ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। P क्या है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर वो लाइन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो दिस लाइन इज नोन एज, ये जो लाइन है ये लाइन आपकी क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। आयरन में तो नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये आपका टेंजेंट है, ये T से डिनोट कर दिया आपका टेंजेंट। इस टेंजेंट को ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, और कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहां पर टच होता वो है में, तो वहां पर अगर उसको परपेंडिकुलर निकाल दिया तो उस लाइन को क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल बोलते हैं। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, ये लाइन यहां से ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, लेकिन ये लाइन नॉर्मल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या, नहीं है। तो जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट को, तो फिर उस लाइन को क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल। नॉर्मल मींस इट इज अ लाइन which is perpendicular to the tangent at the point of contact। जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है में, तो यहां पर अगर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। यानी यहां से मैंने अगर लाइन निकाल दिया ये हो गई नॉर्मल, और यहां से अगर निकालूंगा तो ये सिर्फ परपेंडिकुलर है लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, करके ये नॉर्मल नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अदर में तो नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, फिर नॉर्मल की डेफिनेशन क्या बोली अपन ने, इट इज अ लाइन। वो भी क्या है, लाइन है। जैसे टेंजेंट लाइन है वैसे नॉर्मल भी क्या है, आपकी लाइन है। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दैट लाइन इज नथिंग बट द नॉर्मल। तो फिर नॉर्मल क्या है, लाइन है, उसका इक्वेशन निकालना है तो क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा और क्या लगेगा, स्लोप लगेगा। तो उसका इक्वेशन वही रहेगा, कौन सा, y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। अरे में क्योंकि ये भी टेंजेंट है, सॉरी ये भी लाइन है तो उसका वही इक्वेशन, ये भी लाइन है तो वही इक्वेशन।
डिफरेंस कहाँ रहेगा? अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप किसका लगेगा? टेंजेंट का. When you want to find out the equation of tangent, then the slope is required. The equation of टेंजेंट का क्या लगेगा आपको? स्लोप लगेगा. अगर मुझे नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो स्लोप किसका लगेगा? नॉर्मल का. बस इतना ही डिफरेंस है दोनों के अंदर. When you want to find out the equation of normal, then you require the slope of normal, and when you want to find out the equation of tangent, then you require the slope of tangent. तो आपको किसका स्लोप लगेगा वहां पे? टेंजेंट का स्लोप आपको लगेगा. होगी बात क्लियर? ओके. अब मेन पॉइंट के ऊपर अपन आते. ये तो आपको समझ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मीन नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 हैविंग द स्लोप m. ओके, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है. मेन कॉन्सेप्ट के उधर आते अपन अभी इसके ऊपर कि एक आपका टेंजेंट है और एक क्या है? नॉर्मल है. फिर उसके अंदर आपको एक रिलेशन आपको दिया हुआ है कि ये समझ लो मेरे पास में टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ये P पॉइंट है, यहां से ये लाइन क्या हो गई? इसको परपेंडिकुलर हो गई. इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास में? नॉर्मल का काम कर रहा है. ओके, फिर आपको एक कंसेप्ट अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर. इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, then product of their slope is equal to -1. ये आपने 10th स्टैंडर्ड बोलो या 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है कि if the two lines are perpendicular, then the product of slope is equal to -1. Two lines are parallel, slope is equal. दो लाइन अगर पैरेलल है मेरे पास में, ये एक लाइन है, इस लाइन को मैंने L1 बोल दिया, ये दूसरी लाइन है, इसको L2 बोल दिया, इसका स्लोप ले लिया M1 और इसका स्लोप क्या ले लिया? M2. ये दोनों लाइन क्या है मेरी? पैरेलल है, यानी L1 इज पैरेलल टू L2. तो क्या हो जाएगा? M1 इक्वल टू M2. इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल. तो स्लोप कैसे रहेंगे आपके? इक्वल रहेंगे. इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन कैसे है आपकी? परपेंडिकुलर है. टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर. टेंजेंट का स्लोप क्या बोल दिया मैंने? M1 और इसके स्लोप को क्या बोल दिया मैंने? M2 बोल दिया. टेंजेंट का जो स्लोप है उसको M1 बोल दिया और इसको क्या बोल दिया? M2. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा हियर? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल. टेंजेंट नॉर्मल को क्या है? परपेंडिकुलर है. इसका ही मतलब इनका रिलेशन क्या बन जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1. है ना? तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन अपने को मालूम है कि इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1. यानी इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसा लिख लूंगा इसको, स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1. ये मेन अपने पास में एक काम का था. कौन था? कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1. अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप मालूम है तो मैं नॉर्मल का निकाल सकता हूं. नॉर्मल का मालूम है तो मैं किसका निकाल सकता हूं? टेंजेंट का निकाल सकता हूं. बराबर है ना? स्लोप ऑफ अगर नॉर्मल निकालना है तो क्या करेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. और अगर मुझे टेंजेंट का दिया हुआ है, नॉर्मल निकालना है, तो उस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. है ना? तो ये दो चीजें आपको मेन है. ये भी आपने नया कंसेप्ट सीखा. कौन सा? स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1. इसके पीछे का कंसेप्ट कौन सा था? कि इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1 and tangent or normal both are perpendicular to each other. Therefore, according to this concept of perpendicular, we can write this statement that is slope of tangent into slope of normal equal to -1. में तो ये पूरे लेक्चर के अंदर आपने दो चीजें सीखी. एक तो पहले आपने सीखा कि अपने को डेरिवेटिव्स का यूज कहाँ कहाँ करना है, वो आप लोगों ने देखा हुआ है. फिर अपने को पहला कंसेप्ट अपने को पढ़ना था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. उसके लिए अपने को पहले स्लोप कैसा डिराइव करते, एक आधा फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन पे स्लोप कैसे फाइंड आउट करते, उसलिए अपने पहले ज्योमेट्रिकल उसका मीनिंग देखा था. ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे से आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि स्लोप इज नथिंग बट dy by ds एट द पॉइंट x इक्वल टू a. फिर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना था. तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों लाइन है, बोथ आर द लाइन.
अगर मैं और 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने उसका कंसेप्ट पढ़ा हुआ कि इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट और इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द स्लोप, तो आपने ये कंसेप्ट क्या किया था, उसका यूज किया था, है ना मैं। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्म, tangent and normal both are nothing but the line. If you want to find out the equation of tangent, then we require the slope of tangent, and if you have to find out the equation of normal, then we require the slope of normal. Okay, and this is the main point, that the slope of tangent and slope of normal is equal to -1. Why? The product of their slope is equal to -1 because both are परपेंडिकुलर, है ना मैं। तो जब भी आपने कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर फाइंड आउट करना है, तो आपको दो चीजें पता होना चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए स्लोप, और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, पॉइंट। व्हेन यू टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, देन एट दैट टाइम यू रिक्वायर द स्लोप एंड पॉइंट। आपको स्लोप और पॉइंट अगर आपको पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आसानी से निकाल सकते हैं, है ना मैं। तो आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर अपन यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। नए लेक्चर के अंदर अपन एक्सरसाइज 2.1 क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आई बात ध्यान में। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए आप।